हेलो एवरीवन, हम आज आपको सॉल्व कराएंगे 2016 का यूपी टेट 15 क्वेश्चन हिंदी के, जो कि हमारा पहला क्वेश्चन है। अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो उपसर्ग और प्रत्यय आप लगातार प्रैक्टिस करते रहिए 50-50, जिससे कि आपको उपसर्ग और प्रत्यय गलत ना हो, क्योंकि हमारे हर क्वेश्चन पेपर में 3 से 4 5 उपसर्ग प्रत्यय जरूर पूछे जा रहे हैं। तो अब हमारा क्वेश्चन क्या है? अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो यहाँ देखिए, अभ्या ये नहीं है, फिर अध्य ये भी नहीं है, आध्यात्मिक होता तो हो सकता था, फिर ये भी नहीं है, तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? अभी। तो हमारे अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अभी। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन, रमणीय में कौन सा प्रत्यय है? ये भी क्वेश्चन देखिए कहां से रिलेटेड है? प्रत्यय से, कि रमणीय में कौन सा प्रत्यय है? ये क्वेश्चन प्रत्यय से रिलेटेड है। तो अब आप देखिए, अनीय ई रमणीय, तो रम तो पहले नहीं होगा, क्योंकि रम ये क्या है? इसका उपसर्ग ना कि प्रत्यय। उसके बाद है डी ये भी नहीं होगा, ई ये भी नहीं, तो कौन सा सही होगा? अनीय। तो उपसर्ग और प्रत्यय आप लगातार प्रैक्टिस करते रहिए, नहीं तो फिर गलत क्वेश्चन हो ही जाएंगे, क्योंकि उपसर्ग प्रत्यय में कोई ट्रिक नहीं है। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका इसमें श्योर होंगे। फिर हमारा तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन किससे रिलेटेड है? आज रस से। 2022 से लेकर 2017 तक रस से संबंधित कोई क्वेश्चन नहीं पूछे गए। 2016 में हमारा क्या पूछा गया? रस से संबंधित। तो अब आप समझिए रस क्या होता है। किसी काव्य को या किसी वस्तु चीज कुछ भी हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, उसको देखने के बाद हमारे मन में जो भी प्रशंसा दुख कुछ भी उत्पन्न हुआ, क्या होता है? रस होता है। तो अब आप रस को मूवी से रिलेट कीजिए। अगर आप मूवी देखेंगे इमोशन वाली मूवी देखेंगे तो क्या होता है? आपको रोना आता है। इमोशन वाली मूवी में आपको क्या आता है? रोना। और अगर आप फेयर वाली मूवी देखेंगे, लाइक भूत वाली मूवी देखेंगे तो आपको क्या आएगा? डर। यही सब हमारे रस है। अगर आप कोई इमोशन देखेंगे तो आपको क्या आ जाएगा? रोना। भूत देखेंगे तो क्या आएगा? डर। अब डर भूत वाली मूवी देखेंगे तो आपको अंदर से क्या लगेगा? डर की भावना होगी। तो ऐसे आप कोई भी चीज हो, तो जैसे आप उसको देखते हैं तो आपके मन में जो भी भावनाएं उत्पन्न होंगी, तो वही हमारा क्या हो जाता है? रस हो जाता है। तो वात्सल रस में जैसे माता और बच्चों के बीच में जो प्रेम होता है, वो क्या हो जाता है? हमारा वात्सल रस। तो इस ऐसे मतलब भूत वाली मूवी में आप कौन सी मूवी देखे? राज मूवी। अगर आप राज मूवी देखेंगे तो आपको क्या हो जाएगा? आपको तो कुछ टाइम के लिए डर लग ही जाता है। कंचन तमाम मूवी है जिससे आपको डर लगेगा। तो अब आप देखिए, तो हमारा क्वेश्चन क्या है? बोरह सबे रघुवंश। तो आप यहाँ इन सब क्वेश्चनों में आपको क्या होगा? इसमें डूबना पड़ेगा। इन सब क्वेश्चनों में आपको इसमें डूबना पड़ेगा। आप कुछ भी नहीं जान रहे, लेकिन अगर आप क्वेश्चन को एकदम ध्यान से इसमें खूब अपने आप को एकदम भूल जाएंगे, तब आपको कुछ तो अंदाजा लग ही जाएगा कि इसमें कौन सा रस है, इसकी क्या भावना है, ये सब आप बता लेंगे। तो अब आप देखिए, अब इसको एकदम ध्यान से आप पढ़िए। बोरह सबे रघुवंश कुठार। तो आपको इतने तो आइडिया हो गए, बात किसके बारे में हो रही है? रामचंद्र जी के बारे में। बात किसके बारे में हो रही है? रामचंद्र के बारे में। फिर कुठार की धार में वारन बजी सरत्या, फिर बाण की वायु उठाव के लक्षण लक्ष्य करो अरिहा समृत्य। इन काव्य पंक्तियों में कौन सा रस है? अब ये बात हो रही है कहाँ? श्री रामचंद्र के बारे में, कि वो किस प्रकार से क्रोधित होकर अपने बाण को अपने शत्रु के लिए उठाते हैं। तो अब आप समझिए, जो हमारा वीर रस है, वीर रस का अस्थाई भाव क्या होता है? उसके बाद है रौद्र रस। तो रौद्र रस का अस्थाई भाव, रस में एक होता है अस्थाई भाव, मतलब आपकी भावना कैसे बन रही है। अस्थाई मतलब किसी चीज को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो उसके बारे में आपकी एकदम अस्थाई स्थिर भावना क्या बन रही है, वही हमारा होता है अस्थाई भाव। तो अस्थाई भाव जो हमारा है, रौद्र रस जो है, इसको हम थोड़ा क्लीन कर लेते हैं। रौद्र रस जो है हमारा, इसका अस्थाई भाव क्या है? क्रोध। अस्थाई भाव क्या है? क्रोध। मतलब
अब इसको आप इसमें रघुवंश जो श्री रामचंद्र जी है उनको किस प्रकार से अपने शत्रुओं को देख के, उनके शत्रु कौन थे? रावण, तो उनको देखने के किस प्रकार से वो उत्तेजित होते, उनको कैसे क्रोध आ जाता है, यही बात इसमें कही गई है। तो रौद्र रस इसका सही रस, इसमें कौन सा रस है? रौद्र रस। तो इसका एग्जाम्पल, इसका ऑप्शन रौद्र सही है, लेकिन अस्थाई भाव, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कि रौद्र रस का अस्थाई भाव है तो क्या है? क्रोध है। इसके बाद है विविध, विविध रस, इसका अस्थाई भाव क्या है? जुगुप्सा। विविध रस का अस्थाई भाव क्या है? जुगुप्सा। उसके बाद है भयानक रस, भयानक रस का अस्थाई भाव क्या है? भय। अब भय आपको कहां से आएगा? भूत प्रेतों से, तो यहां से आपको आ जाता है राजभूपी। तो इसके बाद हम अब देखेंगे अपना अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन देखिए, ये भी आपको अलग पूछा गया है। 2022 से 2017 तक एक भी क्वेश्चन छंद से नहीं पूछा गया था, तो हमारा चौथा क्वेश्चन ये 2016 में पूछा गया छंद से। तो देखिए आप, श्री गुरु चरण सरोज रज, ये दोहा सबसे पहले आप बताइए है कहां से? कहां से? हनुमान चालीसा से। कहां से है ये कड़ी? हनुमान चालीसा से है। अब आप देखिए इसमें पूछा क्या गया है कि ये किस प्रकार का छंद है। ये जो चारों ऑप्शन दिए गए हैं चारों के चारों छंद हैं, लेकिन इसमें पूछा गया है कि ये जो पंक्ति है, ये जो कड़ी है, ये कौन सी छंद है। तो अब आप कैसे पहचानेंगे कौन सी छंद है? तो जो हमारा दोहा होता है उसको पहचान करने का सही तरीका क्या है कि पहला पद, पहला और तीसरे पद में 13-13 मात्राएं, 13-13 मात्राएं। तो आप जब विषम संख्या, तो पहला तीसरा जैसे आप लिखेंगे वैसे क्या बन जाएगा? 13। तो आप क्या समझ जाएंगे कि हमारा जो पहला क्वेश्चन, पहली पंक्ति है और जो तीसरी पंक्ति है उसमें आएंगे 13-13 मात्राएं, और हमारा जो दूसरी पंक्ति है, दूसरी और चौथी पंक्ति है, उसमें आपकी आएंगी 11-11 मात्राएं। अब मात्रा लगाना ये सब हम जब अलग से आपका वीडियो बनाएंगे तो उसमें आपको बताएंगे कि हम मात्रा किस प्रकार से लगाते हैं। तो ये जो है ये क्या है? हमारा दोहा। फिर आता है सोरठा। अब सोरठा की बात करते हैं तो दोहा का जो है, सोरठा जो होता है ये दोहा का विपरीत होता है, मतलब दोहे का उल्टा। तो इसमें जो हमारा विषम होगा, विषम पंक्ति होगी, मतलब पहली पंक्ति में और तीसरी पंक्ति में होगी 11-11 मात्रा, और दूसरी पंक्ति और चौथी पंक्ति में होगी 13-13 मात्रा। तो हमारा क्या हो जाएगा? ये सोरठा। अब ये जो रोला है, रोला में चारों पद, चारों पंक्ति में क्या होती है? 24-24 मात्राएं, 24-24 मात्राएं। तो इसके बाद अब आप, ये क्या है? दोहा है। अब मात्रा लगाना, इसमें आप मात्रा लगाना हम आपको एक इसका वीडियो अलग से बनाएंगे तो उसमें आपको बताएंगे। पहले हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लेते हैं। फिर अब देखिए 5वां क्वेश्चन, वाक्य शुद्ध है। 5वां क्वेश्चन हमारा क्या है? वाक्य शुद्ध है। तो अब आप इसको पढ़िए, मोहन और गीता गा रही है। ये जो गीता है ये स्त्रीलिंग है, लेकिन जो मोहन है ये पुल्लिंग है। तो गा रही है, तो रही से केवल स्त्री का बोध हो रहा है, तो ये ऐसे गलत हो गया। अब दूसरा आप देखिए, गीता और मोहन गा रहे हैं, इसमें भी वही कंडीशन है कि मोहन जो है ये पुरुष है लेकिन गीता है स्त्री, तो गा रहा है। तो अब गीता गा रहा है ये थोड़ी होगा, गीता गा रही है, तो इसमें ये भी ऐसे गलत हो जाता है। फिर आता है हमारा तीसरा, जो है तीसरा, मोहन और गीता गा रहे हैं, यही हमारा सही है, क्योंकि इसमें मोहन और गीता दोनों मिलकर गा रहे हैं, तो यही हमारा सही होगा। फिर आता है मोहन और गीता गा रही हैं, ये गलत होगा। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तीसरा ऑप्शन। अब हम देखेंगे 6वां क्वेश्चन, इन शब्दों में से कौन सा शब्द हिंदी शब्दकोश में सबसे अंत में आएगा? तो इसको आप डायरेक्टली याद कर लीजिए कि इन शब्दों में से कौन सा शब्द हिंदी शब्दकोश में सबसे अंत में आएगा। तो कौन सा शब्द आएगा? क्लीव। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम 7वां, चराचरम जगत में कौन सा समास है? ये हमारा जो क्वेश्चन है, देखिए चराचरम जगत में कौन सा समास है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है, समास से है लेकिन क्या है? कठिन है। अब देखिए इसको कैसे बनाते हैं सरल। जो समास पूछा जाए आपसे, अगर वो कठिन आपको लग रहा है तो उसको आप क्या कर दीजिए? समास विग्रह। क्या कर दीजिए? समास विग्रह। समास विग्रह मतलब उसको दीजिए आप तोड़।
तोड़ने पे सभी कमजोर हो जाते हैं। ये कठिन है लेकिन आप इसको जब तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, सरल। अब आप देखिए चराचरम, चराचरम का मतलब हिंदी क्या होता है, चर और अचर, चर और अचर। अब इसको आप दिए तोड़, अब ये क्या हो गया, सरल, चर और अचर। अब आप समझिए और हमने आपको किस समास में बताया था, द्वंद्व समास में। कुछ एग्जाम्पल उदाहरण आपको याद आया, माता और पिता, माता और पिता, पिता, भाई और बहन, भाई और बहन, ये सब किस में आ जाएंगे, द्वंद्व समास में। तो ऐसे तो ये भी है। अभी देखिए इससे आप सिग्नल लग रहा है कि नहीं, चर और अचर, तो चर और अचर किस में आ जाएगा, द्वंद्व समास में। तो समास समास में मान लीजिए अगर आप रट लिए तो ठीक है, लेकिन कुछ क्वेश्चन, कुछ वर्ड आपको जैसे नहीं समझ में आ रहा है तो कौन सा समास है, तो आप क्या कर लेंगे, उसको तोड़ देंगे। तोड़ने पे हो जाएगा वो क्या, कमजोर। जब कमजोर हो जाएगा तो आप आराम से बता लेंगे, उसमें तोड़ने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि वो कौन सा समास है। अब बहुब्रीहि और कर्मधारय तत्पुरुष, इसको हमने आपको इसके पहले वाले वीडियो में, सब वीडियो में लगभग बताया है कि क्या है तत्पुरुष, बहुब्रीहि, कर्मधारय। अब हम देखेंगे अपना 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन हमारा क्या है, शब्द का अर्थ स्पष्ट करने हेतु कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त है। 8वां क्वेश्चन क्या है, शब्द का अर्थ। तो शब्द का अर्थ स्पष्ट करने के कितने तरीके हैं, 3 तरीके। कितने तरीके हैं, 3 तरीके। पहला क्या है, उद्बोधन, पहला क्या है, उद्बोधन, उद्बोधन। दूसरा क्या है, स्पष्टीकरण, स्पष्टीकरण। पहला है उद्बोधन, दूसरा है स्पष्टीकरण, तीसरा क्या है, प्रवचन, प्रवचन। तो अब आप देखिए उद्बोधन का मतलब क्या होता है, उद्बोधन का मतलब जब अध्यापक को स्वयं बात समझ में ना आए। जैसे कुछ बातें ऐसी होती है कि जिसे जब तक हम आपको प्रैक्टिकली नहीं दिखाएंगे, आप उसे खुद नहीं करेंगे, आप नहीं समझ सकते। तो वो सब किस में आ जाते हैं, उद्बोधन में। तो उद्बोधन में यहाँ सीधे सीधे प्रैक्टिकली बात होती है कि मतलब आपको प्रत्यक्ष कोई चीज दिखाया जा रहा है, कुछ करके बताया जा रहा है, तो वो सब किस में आ जाता है, उद्बोधन में। तो उद्बोधन इतना प्रचलित नहीं है। फिर आता है स्पष्टीकरण। जब उद्बोधन से भी अर्थ स्पष्ट ना हो पाए, जब उद्बोधन से भी अर्थ स्पष्ट ना हो तो किसमें आ जाता है, स्पष्टीकरण में। तो स्पष्टीकरण में क्या क्या है, उपसर्ग, प्रत्यय, ये सब किसमें आते हैं, स्पष्टीकरण में आ जाते हैं। फिर आता है हमारा प्रवचन। अब प्रवचन में क्या आता है, प्रवचन में हमारा क्या क्या आ जाता है, प्रवचन में आएगा वाक्य प्रयोग, वाक्य, प्रवचन में आप देखिए क्या क्या आएगा आपका, वाक्य प्रयोग, वाक्य प्रयोग प्रवचन में आएगा, वाद विवाद, अनुवाद, और अनुवाद भी किसमें आएगा, प्रवचन में। तो यही सबसे प्रचलित तरीका है, ये सबसे प्रचलित तरीका है। शब्द का अर्थ स्पष्ट करने का सबसे प्रचलित तरीका क्या है, प्रवचन। अगर आप सिर्फ प्रवचन दिया हो तो आप क्लिक करते, लेकिन दिया क्या है, वाक्य प्रयोग। इससे रिलेटेड क्या दिया है, वाक्य प्रयोग। तो क्या ऑप्शन सही होगा, पहला, वाक्य प्रयोग। अगला क्वेश्चन देखिए आप, 9वां क्वेश्चन, भाषा विज्ञान की पद्धति नहीं है। हमारा 9वां क्वेश्चन है, इसको आप डायरेक्टली क्या करेंगे, याद कर लेंगे, डायरेक्टली याद कर लेंगे कि भाषा विज्ञान की पद्धति नहीं है। क्या, किंडरगार्टन, काली मार्डेंसरी, क्या नहीं है, अभिक्रमित अनुदेशन, ये क्या है, भाषा विज्ञान की पद्धति नहीं है। ये किससे, व्याकरण से रिलेटेड है ये। फिर तो ये इस क्वेश्चन को आप सीधे याद कर लीजिए कि भाषा विज्ञान की पद्धति नहीं है, तो क्या नहीं है, अभिक्रमित अनुदेशन। इसका चौथा ऑप्शन सही है। फिर अगला क्वेश्चन हम देखेंगे कौन सा, 10वां क्वेश्चन क्या है, बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जाए, यह मानना किसका है। यह हमारा 10वां क्वेश्चन जो है, ये भी हमारा किससे रिलेटेड है, जीके से। इसमें हिंदी का कोई नहीं कि नियम, कानून, रस, छंद, समास, ये सब कुछ नहीं है। ये किससे रिलेटेड है, जीके से। अब इसमें क्या है, मातृभाषा। जब आपको कुछ ना समझ में आए तो आप थोड़ा अपना क्या लगाएंगे, लॉजिक लगाएंगे, प्रेजेंट ऑफ माइंड। अब इसमें आप माइंड लगाइए कि मातृभाषा सबसे पहले यहाँ, तो मातृभाषा की बात सबसे ज्यादा कहाँ होती है, इंडिया में। जो महात्मा गांधी जी थे, ये मातृभाषा, इसी में एक आंदोलन भी चला थे, क्या, स्वदेश,
स्वदेश प्रेम वाला, कि विदेशी वस्त्रों का क्या करेंगे हम, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करेंगे और देश के वस्त्रों को अपनाएंगे, चरखा चलाएंगे, ये सब क्या कर रहे थे, स्वदेश प्रेम ना। तो मातृभाषा, तो मातृभाषा का मतलब हमारे देश की भाषा, हमारी भाषा। तो क्या है, बालक की प्रारंभिक शिक्षा उनकी मातृभाषा में दी जाए, यह मानना किसका था, महात्मा गांधी जी का था। जब आपको क्वेश्चन याद न रहे तो आप थोड़ा क्या लगा लीजिए, लॉजिक, तो कुछ ना कुछ तो निकलेगा ये। फिर अगला देखिए आप 11वां क्वेश्चन, व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है। ये भी क्वेश्चन आपको क्या करना है, याद। व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है, क्या नहीं है, कक्षाभिन्न प्रणाली। कक्षाभिन्न प्रणाली में जैसे आपको फॉर्मल बैठाएंगे, टीचर आके पढ़ाएगा, समझाएगा, वही क्या होती है, कक्षाभिन्न प्रणाली। तो व्याकरण शिक्षण के लिए आप उसको समझेंगे नहीं प्रैक्टिकल, तो अब तक नहीं कर सकते, तो किसका क्या है, कक्षाभिन्न प्रणाली। फिर अगला क्वेश्चन, अगला हमारा 12वां क्वेश्चन क्या है, आनंद कदम्बिनी पत्रिका का प्रकाशन कहां से होता है। यह क्वेश्चन कहां से रिलेटेड है, पत्रिका से। आनंद कदम्बिनी पत्रिका का प्रकाशन कहां से होता है। तो पहले देखिए कि आनंद कदम्बिनी पत्रिका के जो संपादक थे वो कौन थे, प्रेमघन। कौन थे, प्रेमघन, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, बद्री नारायण चौधरी, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, इसके कौन थे, संपादक थे। तो प्रेमघन इनका उपनाम था। तो आनंद कदम्बिनी पत्रिका कब संपादित हुई थी, 1881 ईस्वी में। कब संपादित हुई थी, 1881 में। और पूछा क्या गया कि कहां से संपादित हुई थी। आनंद कदम्बिनी पत्रिका प्रकाशित कहां से हुई थी, तो कहां से हुई थी, मिर्जापुर से। सही आंसर इसका क्या है, मिर्जापुर। कौन किए थे, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। कब किए थे, 1881 में। फिर हमारा आता है बनारस। अब समझिए आप, बनारस से कौन कौन सी पत्रिका संपादित हुई थी। तो पहले हमारे सबसे प्रसिद्ध पत्रिका एक है, इसमें कौन सी है, कविवचन सुधा। कौन सी है, कविवचन सुधा। कविवचन सुधा बहुत ही प्रसिद्ध पत्रिका है। इसके संपादक कर्ता कौन थे, भारतेंदु हरिश्चंद्र। कविवचन सुधा के संपादक कौन थे, भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र कौन थे, भारतेंदु हरिश्चंद्र जो थे ये कविवचन सुधा के संपादक थे। तो ये कहां से संपादित की गई थी, बनारस से। कहां से, बनारस से, काशी से। इसके बाद है हमारा इलाहाबाद। इलाहाबाद से भी कौन सी प्रकाशित की थी, प्रदीप। प्रदीप पत्रिका कहां से संपादित की गई थी, इलाहाबाद से। और इसके कौन संपादक करते हैं, बालकृष्ण भट्ट। कौन है, बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट इसके संपादक करता है। तो अब इससे हमारा कितना क्वेश्चन हुआ, 1 2 3 4, कि आनंद कदम्बिनी पत्रिका के संपादक हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, जो कि 1881 ईस्वी में संपादित किए। कहाँ संपादित किए, मिर्जापुर में। फिर हमारा आता है बनारस। बनारस से कौन संपादित किए, कविवचन सुधा। कौन किए, भारतेंदु हरिश्चंद्र। फिर आता है इलाहाबाद। इलाहाबाद से प्रदीप नामक पत्रिका किसने संपादित की, बालकृष्ण भट्ट ने। अब हम अगला क्वेश्चन अपना देखेंगे, 13वां क्या है, आदिकाल की रचना है। 13वां क्वेश्चन क्या है हमारा, आदिकाल की रचना है। तो खुमान रासो जो है, खुमान रासो, ये आदिकाल की रचना है। रासो जिसमें आ जाए तो आप समझ लेंगे कहां से रिलेटेड है, आदिकाल से। तो खुमान रासो। अब इसके लेखक, इस रचना के लेखक कौन थे, इस रचना के कवि कौन थे, सॉरी, आदिकाल में कवि हुआ करते थे, लेखक नहीं। तो आदिकाल की खुमान रासो जो थे, रचना खुमान रासो थी। इसके कवि कौन थे, दलपत विजय। दलपत विजय जो थे ये खुमान रासो के कवि। और कौन कौन सी रचनाएं है, पृथ्वीराज रासो के कवि कौन थे, चंद्रवरदाई। पृथ्वीराज रासो के कवि कौन थे, चंद्रवरदाई जो थे ये पृथ्वीराज रासो के कवि थे। इन्होंने किसके बारे में लिखा था, पृथ्वीराज चौहान के बारे में। उसके बाद है जगनिक भी क्या थे, जगनिक भी
इसके आदिकाल के लेखक थे, आदिकाल के कवि थे। और आदिकाल के सबसे पहली रचना, आदिकाल के सबसे प्रथम कौन सी रचना है? रामायण। रामायण। और कौन लिखा था? महर्षि वाल्मीकि। महर्षि वाल्मीकि जो थे वो आदिकाल के सबसे प्रथम कवि थे और उनकी रचना कौन सी थी? रामायण थी। महर्षि वाल्मीकि। तो इससे आपको कितना क्वेश्चन याद हुआ? आदिकाल की रचना कवि एक जगनिक भी है और दलपत विजय जो है ये क्या है? खुमान रासो के कवि है। फिर उसके बाद है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो के कवि कौन है? चंद्रबरदाई। उसके बाद ये सभी हम देखते हैं जो है अखरावट। अखरावट किस काल की रचना है? अखरावट जो है ये भक्ति काल की रचना है। अखरावट जो है ये भक्ति काल की रचना है। और भक्ति काल के कौन कौन से कवि थे? इसमें दो शाखा थी ना, कृष्ण भक्त शाखा, राम भक्त। तो इसमें कौन कौन से थे? सूरदास, तुलसीदास, ये सब किसमें थे? भक्ति काल में थे। फिर है हमारा, फिर क्या है? छत्रसाल दशक। ये जो छत्रसाल दशक है ये कौन से काल की रचना है? रीतिकाल की। कौन से काल की है? रीतिकाल की। और इसके जो रीतिकाल के सबसे प्रमुख कवि कौन थे? बिहारी लाल। रीतिकाल के सबसे प्रमुख कवि कौन थे? बिहारी लाल। और जो है दीपशिखा ये हमारी भारतेंदु युग की रचना है। तो अब हमारा 13वां क्वेश्चन हुआ। अब हम देखेंगे 14वां क्वेश्चन। हिंदी गद्य शिक्षण की पाठ्य योजना में उद्देश्य का कथन है। अब देखेंगे अपना 15वां क्वेश्चन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है। तो अब हमने आपको पहले ही बता दिया कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कौन कौन सी रचनाएं थी? प्रसिद्ध चिंतामणि, चिंतामणि भाग 1 भाग 2, इसमें 2 है। तो ये उसके बाद और एक थी रश्मिमीमांसा। रश्मिमीमांसा। तो अब पूछा क्या गया कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल देखिए क्या है? चिंतामणि। तो हमारा ये ऑप्शन सही हो गया। और इससे इनकी और कौन सी प्रसिद्ध रचना है? रश्मिमीमांसा। उसके बाद हम देख लेंगे माटी का फूल। ये जो माटी का फूल है इसके कौन लेखक है? इसके लेखक कौन है? तो माटी के फूल के लेखक कौन है? रामवृक्ष बेनीपुरी। रामवृक्ष बेनीपुरी। जो रामवृक्ष बेनीपुरी है ये माटी के फूल के रचयिता यानी लेखक है। फिर इसके और जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध कौन सा है? चिंतामणि। तो इसको एक क्वेश्चन आप यहाँ से और याद करिए कि चिंतामणि आपसे पूछा जाएगा कि चिंतामणि किस विधा की रचना है? तो किस विधा की है? निबंध संग्रह की। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कौन कौन सी रचनाएं हैं? रश्मिमीमांसा, चिंतामणि भाग 1 भाग 2 और बहुत सी रचनाएं हैं। तो इस प्रकार से हमारा 2016 का 50 क्वेश्चन सॉल्व हुआ। हम अगला 50 क्वेश्चन आपको कल लेके आएंगे।